अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पार्ट 6 एंड 7 ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सीरीज़। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम और इंटरफेस डिज़ाइन को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम क्या है और इसको आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम जो है वो बेस करेगी उस कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर जो हमने पहले बिल्ड किया था, जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ईआर डायग्राम भी कह रहे थे। और इसको हम बिल्ड इस तरह करेंगे कि हम अपनी कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन लेंगे, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को ऐड कर देंगे, कीज़ को ऐड कर देंगे और विजुअली प्रॉपरली दिखाएंगे कि हमारी एंटिटीज़ यानी कि टेबल्स के दरमियान कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं। अब कुछ बच्चों ने इनको चेन डायग्राम के अंदर ऑलरेडी बिल्ड किया है, उसके अंदर उन्होंने एट्रीब्यूट्स को पहले ही ऐड किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर एट्रीब्यूट्स को ऐड करना होता है, ये मैंडेटरी है। जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन होती है उसके अंदर आप ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ब्रिज और जंक्शन टेबल्स क्या होते हैं, जो एक स्पेशल केस है और इन टेबल्स का आप यूज़ करते हो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक हो गया। डायरेक्टली हम चले जाते हैं अपने ड्रॉ डॉट आयो के ऊपर। और ये थी हमारी एप्लीकेशन की कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके ऊपर स्टूडेंट जो है वो क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकता है, और स्टूडेंट बेसिकली एक स्टूडेंट बहुत सारे क्विज़ेस को अटैम्प्ट कर सकता है, और एक क्विज़ को बहुत सारे स्टूडेंट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और एक क्विज़ को बार बार एक स्टूडेंट भी अटैम्प्ट कर सकता है। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे ये बन रहा था। इसी तरीके से जो एडमिन है हमारी एप्लीकेशन में, हमने कहा था वो एक ही होगा, और वो जो एडमिन है वो क्विज़ को ऐड करेगा, डिलीट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, ये सारे काम एडमिन के थे। और सिमिलरली आपका एक क्विज़ जो होगा उसके अंदर बहुत सारे क्विज़ेस हो सकते हैं। अब इसको हम एक्सपैंड करते हैं टेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, डेटाबेस डायग्राम जो होती है आपकी, आपने टेबल फॉर्म के अंदर बनानी होती है। आपने सिंपली जाना है एंटिटी रिलेशन के सेक्शन के अंदर, और यहाँ से बारी बारी अपने एंटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए टेबल्स को उठाना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपने स्टूडेंट और एडमिन एंटिटी की बात करते हैं। अब इनको अगर हम जनरलाइज करें तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये यूज़र के अंडर आती हैं, राइट। ये एक यूज़र है, और हम पे फर्दर ऑन कह सकते हैं कि एक यूज़र है जिसका रोल है स्टूडेंट का, और एक यूज़र है जिसका रोल है एडमिन का। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हमारे पास एक एंटिटी है यूज़र नाम की। ठीक है, और हमारे जो यूज़र है उसका कोई नेम हो सकता है। इसी तरीके से हमारा जो यूज़र है उसका कोई ईमेल हो सकता है। हमारा जो यूज़र है ऑब्वियसली जब वो लॉगिन करेगा तो उसने ईमेल के साथ पासवर्ड भी प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे हमें 3 एट्रीब्यूट्स हमने दे दिए हैं। मुझे पता है कि एट्रीब्यूट्स और आने हैं इसके अंदर, हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो छोटा सा टेबल आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर जाना है, और इंसर्ट रो आफ्टर के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास एक्स्ट्रा रोज़ यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम थोड़ी सी रोज़ को ऐड कर लेते हैं। सिमिलरली हम कह देते हैं कि हमारा जो यूज़र है उसका कोई ना कोई जेंडर होगा, और जो मेन चीज़ है हमारा जो यूज़र है उसका कोई ना कोई रोल होगा। ठीक है, रोल से मुराद क्या है, या तो वो स्टूडेंट होगा या वो एडमिन होगा। ठीक है, इस बेसिस पे उनको डिफरेंट डैशबोर्ड शो होंगे। अगर एडमिन है तो उसको डैशबोर्ड शो होगा जहाँ पे वो क्विज़ेस को ऐड कर सकता है, क्विज़ के अंदर क्वेश्चंस को ऐड कर सकता है। अगर स्टूडेंट होगा तो उसको क्विज़ेस शो होंगे, उसकी कैटेगरी शो होगी, और जब भी वो किसी को स्टार्ट करेगा तो उसको क्वेश्चन शो होंगे, वो उनको अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक हो गया। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूज़र है उसके बारे में बता दो कि ये क्रिएट कब किया गया था, यानी कि इस यूज़र ने जब अपना रजिस्ट्रेशन की थी तो उसकी डेट ऑफ बर्थ डेट आ जाए कि बेसिकली उसने अकाउंट कब क्रिएट किया था। और मेरे मुंह से निकल ही गया डेट ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ पे एक और रो ऐड कर देते हैं कि इस यूज़र की डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ये पी के क्या है। पी के रिप्रेजेंट करता है आपका प्राइमरी की को। ठीक है, हर यूज़र की एक प्राइमरी की होगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक यूज़र है इब्शाम नाम का, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं समझाने के लिए। हम मान लेते हैं हमारे पास एक यूज़र है जिसकी यूनिक आईडी है 1, उसका नाम है इब्शाम, उसकी ईमेल है sham@cjgmail.com। सिमिलरली उसका कोई पासवर्ड है, जो पासवर्ड आप हमेशा डेटाबेस के अंदर हैश के अंदर ऐड करते हो, कभी भी आपने पासवर्ड यहाँ पे डायरेक्टली इनपुट नहीं करना होता। उसका जो जेंडर है वो मेल है, रोल जो है उसका वो स्टूडेंट है, डेट ऑफ बर्थ उसकी जो है वो है 16/01/1950।
और क्रिएटेड ऐट हम कह देते हैं कि ये यूज़र हमने अपने सिस्टम के अंदर क्रिएट किया था 18/11/2025 को, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे फर्दर ऑन यूज़र्स क्रिएट हो सकते हैं। हम इसी को कॉपी करके दिखा सकते हैं कि हमारे पास एक और यूज़र है जो यूज़र टेबल के अंदर डिपेंड करता है, के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी जो आईडी है वो 2 है, ठीक है। उसका नाम अब शाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या उसकी ईमेल सेम हो सकती है 2 यूज़र्स की? जब हमें पता है कि ईमेल सेव नहीं हो सकती, तो हम अपने जो डेटाबेस डिज़ाइन होगा उसके अंदर कहेंगे ईमेल हमारी यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। यूनिक एट्रीब्यूट से मुराद वो होता एट्रीब्यूट होता है कि वो डिफाइन करता है कि जो वैल्यू एक किसी यूज़र के रो की होगी ईमेल की, वो दूसरा बंदा नहीं ले सकता, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये वाली वैल्यू यूनिक है आईडी 1 के यूज़र को, ठीक है, सो इधर हम यूनिक लिख भी देते हैं, ये वैल्यू आईडी 2 का यूज़र नहीं ले सकता, ठीक है। यहाँ पे एक तो एरर आ जाएगा, और फिर अगर आप इस वैल्यू को चेंज करोगे लेट से इस तरह, तो फिर ये फिक्स होगा, एरर इसका रिमूव होगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से जेंडर जो है वो तो ऑप्शनल है, आप चेंज कर सकते हो। ये स्टूडेंट है, इस तरह चीज़ें आएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको यूज़र टेबल की समझ आ गई। इसी के साथ हमने अपनी स्टूडेंट और एडमिन एंटिटी को कैटर कर लिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम अपनी क्विज एंटिटी का क्या करेंगे। सो अगेन यहाँ से एक टेबल को उठा लेते हैं और कह देते हैं कि ये हमारा क्विज का टेबल है या क्विज एंटिटी है, और बताते हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स किस तरह के होंगे। अब हमें पता है कि हर क्विज की ऑब्वियसली कोई ना कोई यूनिक आईडी होगी। हम इसको भी थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं। हम कह देते हैं कि ये जो हमारी प्राइमरी की है इसका नाम यूज़र आईडी होगा, और ये जो हमारी प्राइमरी की है इसका नाम होगा क्विज आईडी, ठीक हो गया। अब डिस्कस करते हैं क्विज का क्या क्या होगा। देखो, जब स्टूडेंट लॉगिन कर लेगा एप्लीकेशन के अंदर, तो सामने उसको नज़र आएगा, डिफरेंट क्विजेस नज़र आएंगे। हर क्विज़ का कोई नेम होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हर क्विज़ का एक नेम है। हर क्विज़ की कोई डिस्क्रिप्शन होगी कि वो क्विज़ का बैकग्राउंड क्या है बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से हर क्विज़ जो है वो कभी ना कभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो हम कह देते हैं क्रिएटेड एट, ठीक हो गया। अब डिस्क्रिप्शन के लिहाज से अगर हम प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को देखें, सो लेट्स से प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के पास चले जाते हैं। अब ये डिटेल्स अपनी प्रोजेक्ट की रीडिंग जब आप करोगे तो आपको वहाँ से मिलेंगी प्रॉपरली। सो यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं क्विज़ के फीचर्स के अंदर, हमें पता है कि क्विज़ के अंदर कोई टाइम होगा, ठीक है। क्विज़ का कोई टोटल स्कोर होगा, ठीक हो गया। तो अगेन हम अपने इसके अंदर जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं रोज़ को। यहाँ पे लिख देते हैं कि हर क्विज़ का कोई टोटल स्कोर है, यानी कि हो सकता है कि इस क्विज़ का स्कोर हो 10, ठीक है। हर क्विज़ का कोई टाइम होगा। अब आ जाते हैं जी, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को ऐड करते हैं। लेट्स सी, हम कह सकते हैं कि क्विज़ का जो नेम है, लेट्स से क्विज़ का नाम है सूर्य फातिहा। मैं नहीं चाहता दूसरे क्विज़ का भी नाम वो हो, तो हम कह देते हैं कि हमारे जो क्विज़ है उसका नेम जो है वो यूनिक होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी और क्विज़ का नाम सूर्य फातिहा हो या सेम क्विज़ के नेम हो। सिमिलरली स्कोर वगैरह जो होगा ये डायनामिक हो सकता है, टाइम भी डायनामिक हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें डायनामिक हो सकती हैं। अब इनका थोड़ा सा आपस में रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। यूज़र और क्विज़ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पे आके अगर हम देखें तो हमने कहा था कि इनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे क्विज़ेस को अटैम्प्ट कर सकता है और एक क्विज़ को बार बार अटैम्प्ट कर सकता है। सिमिलरली एक क्विज़ को बहुत दफ़ा अटैम्प्ट किया जा सकता है एक स्टूडेंट के ज़रिए या बहुत से स्टूडेंट के ज़रिए। तो इनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जब आपने डिफ़ाइन करना है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना है जिसको आप कहते हो ब्रिज या जंक्शन टेबल्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर होगा, बाकी किसी रिलेशनशिप के अंदर नहीं होगा। अब आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसको रीड कैसे करना है, आपने रीड इसको इस तरह करना है। हमारे केस के अंदर हम इसको ऐसे रीड करेंगे, एक यूज़र बहुत सारे क्विज़ेस को अटैम्प्ट कर सकता है। सिमिलरली एक क्विज़ बहुत सारे यूज़र को बिलोंग कर सकता है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेते हैं ऊपर, अ यूज़र विद रोल स्टूडेंट, बिल्कुल एक्सप्लिसिटली आपने लिखना है, कैन हैव
मैनी क्विजेस। ठीक है, तो हमें पता है कि एक जो यूज़र है जिसका रोल स्टूडेंट है, वो बहुत सारे क्विजेस रख सकता है या अटेम्प्ट कर सकता है, कैन अटेम्प्ट मैनी क्विजेस। चलें इसको और वाजे कर देते हैं। ठीक है, अब आपने जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो ना अंदर, उसके ऊपर गौर करना है। और सिमिलरली हम कह देंगे अ क्विज कैन बी अटेम्प्टेड बाय अ यूज़र मैनी टाइम्स। ठीक है, अब मैनी टू मैनी, हमें पता लग गया कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, और हमें पता लग गया कि दो यहाँ पे चीज़ें हैं, कीवर्ड्स जो मैच कर रहे हैं, अटेम्प्ट और अटेम्प्टेड। और हमने अपनी कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर भी अटेम्प्ट का लिखा था। आपने इनके दरमियान कोई भी कहीं पे भी जब भी आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा होगा, आपने एक जंक्शन टेबल क्रिएट करना है। आप डायरेक्टली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि लेट्स से कि अगर मैं कहूँ कि मैंने इनके दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन करना, तो मैं इसको मैनी टू मैनी इस तरह कर दूंगा, ये गलत है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते। हमेशा जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करना है, आपने दरमियान में जंक्शन टेबल का यूज़ करना है। जंक्शन टेबल का यूज़ आपने इस तरह करना है, आपने नया टेबल उठाना है। हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस टेबल को कह दिया क्विज अटेम्प्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूंगा कि हर क्विज अटैम्प्ट की कोई ना कोई यूनिक आईडी है, और इसी तरीके से मैं कह दूंगा कि स्टूडेंट ने ही इसको अटैम्प्ट करना ना, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि यूज़र आईडी, उस यूज़र की आईडी जिसने क्विज को अटैम्प्ट की है, और इसी तरीके से उस क्विज की आईडी जिसको अटैम्प्ट किया गया है। और लास्टली मैं ये क्रिएटेड ऐड लिख दूंगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये अटैम्प्ट कब हुआ था। ठीक है, अब ये यूज़र आईडी और क्विज आईडी क्या है, और ये यहाँ पे क्या कर रही हैं। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं डेटाबेस की फॉर्म के अंदर भी ये किस तरह नज़र आएंगी। बेसिकली ये है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की बेसिकली प्राइमरी की होती है किसी दूसरे टेबल के अंदर। ठीक है, और वो यहाँ पे रिप्रेजेंट ये कर रही हैं कि लेट से हम यहाँ पे रोज़ को क्रिएट करते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, लेट से मेरे पास एक यूज़र है और उसकी आईडी है 1, उसका नाम है इब्शाम। आपने बस बात को समझना है कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये उसका ईमेल है, उसका पासवर्ड जो है वो हैश होगा। ठीक है, उसका रोल मेल, रोल उसका स्टूडेंट है, डेट ऑफ बर्थ उसकी 16/01/1950 है, और क्रिएटेड एट हमने कहा था 11/2025। ठीक हो गया। इसी तरीके से एक क्विज़ है जिसका नाम है सूरा फातिहा, और उसकी कुछ ना कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन है। हम यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहे, उसकी जगह मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ। टोटल स्कोर जो है इसका वो 10 है। टाइम जो है हम कह देते हैं उसका 20 मिनट का टाइम है, और ये हमने क्रिएट किया था उसी डेट को, सेम को जिस दिन यूज़र क्रिएट हुआ है। अब मुझे यहाँ से स्कोर को देखते हुए, टोटल स्कोर को मैंने देखा है, तो ऑब्वियसली अगर मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो उसका कोई मैं ऑब्टेन्ड स्कोर भी लूँगा, राइट। तो यहाँ पे एक और मैं रो ऐड कर दूंगा और यहाँ पे लिख लूँगा ऑब्टेन्ड स्कोर। ठीक है, तो ये डेटा आप ऐड करते जाओगे जैसे जैसे आपको चीज़ें नज़र आती जाएंगी। सिमिलरली इसको कॉपी करते हैं और इनके दरमियान रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूंगा कि क्विज अटैम्प्ट किया है उस यूज़र ने जिसकी आईडी है 1, यानी कि इब्शाम ने क्विज को अटैम्प्ट किया। सिमिलरली हम कह देंगे उसने क्विज अटैम्प्ट किया है जिसकी आईडी है 1, तो हम कह देते हैं इस सूरह फातिहा की क्विज की आईडी 1 है। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इब्शाम ने वो क्विज अटैम्प्ट किया है जिसकी आईडी 1 है, और 1 आईडी किस क्विज की है, सूरह फातिहा वाले क्विज की है। उसके बाद ऑब्टेन स्कोर कितना है, 10 में से उसने 10 नंबर ले लिए, लेट्स से उसने 5 नंबर लिए। ठीक है, और ये अटैम्प्ट उसने किया था 19 तारीख को, 19/11/2025 को। ठीक है, तो इस तरह इसका टेबल बनेगा। ठीक हो गया, डेटाबेस के अंदर हम इसको बाद में कोड के फॉर्म में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एटलीस्ट समझ आनी चाहिए। अब अगर मैं सिर्फ इस क्विज की बात करूं जिसकी आईडी 1 है, इब्शाम क्या उसको बहुत दफ़ा अटैम्प्ट कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है, हमारा आंसर 1 ही होना चाहिए। तो हम अब इसका रिलेशनशिप बनाएंगे कि इब्शाम कैन अटेम्प्ट दिस क्विज मैनी टाइम्स। तो
मैनी टाइम। ठीक हो गया। फिर दूसरी साइड से ये क्विज इब्शाम बहुत दफ़ा अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, दिस क्विज कैन बी अटेम्प्टेड बाय मैनी टाइम्स बाय इब्शाम। तो हम इसका रिलेशनशिप भी यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। अब ये आई एम सॉरी, इस तरीके से। अब ये आपका एक करेक्ट मैनी टू मैनी रिप्रेजेंटेशन है टेबल की। आई होप कि इसकी समझ आई होगी। ठीक है, मैंने अपनी ट्राई की है कि आपको प्रॉपरली बताऊं कि ये कैसे काम कर रहा है। बेसिक मकसद ये है, एक यूज़र इस क्विज़ को बहुत दफ़ा अटैम्प्ट कर सकता है और ये क्विज़ इस यूज़र के को बहुत दफ़ा बिलोंग किया जा सकता है, यानी कि इसी के रिकॉर्ड के अंदर बहुत दफ़ा आ सकता है। वो किस तरह आ सकता है, लेट्स से कि मैंने एक दफ़ा अटैम्प्ट किया, मेरे 5 नंबर आ गए। फिर मैंने दूसरी दफ़ा अटैम्प्ट किया और दूसरे अटैम्प्ट में मेरे 10 नंबर आ गए। ठीक है, ये ऐसे ही है कि आप आइल्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पहली दफ़ा आपका बैंड आया 7, अगली दफ़ा आपका बैंड आ गया 8। ठीक है, तो एक यूज़र बहुत दफ़ा एक क्विज़ को अटैम्प्ट कर पा रहा है। सो आई होप कि इसकी समझ आई होगी। अब इसको यहाँ पे क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये यहाँ पे इसके साथ एक एरो मैच होगा और इसका एरो जो है इस टेबल का इसके साथ एक दफ़ा मैच होगा। तो मैनी और सिमिलरली मैनी। चलें जी, आपको मैनी टू मैनी आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जी आगे। क्विज के अंदर क्वेश्चंस होंगे। ठीक हो गया। तो अगेन एक टेबल यहाँ पे लगा लेते हैं और क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने यहाँ पे प्लूरल्स का यूज़ नहीं किया। मैंने नहीं कहा कि यूज़र्स टेबल, मैंने कहा यूज़र टेबल, क्योंकि हम हमेशा सिंगुलर चीज़ की बात करें। हम कह रहे हैं कि एक यूज़र बहुत दफ़ा एक क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकता। ठीक है, तो आपने डेटाबेस के अंदर हमेशा सिंगुलर फॉर्म के अंदर बात करनी है। सिमिलरली एक क्वेश्चन है, जिस तरह लेट्स से सूरह फातिहा का एक क्वेश्चन है कि सूरह फातिहा के अंदर कितनी आपकी आयत हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डालेंगे, कुछ गलत ऑप्शंस डालेंगे और फिर यूज़र उसको सेलेक्ट करेगा कि करेक्ट है या नहीं है। सो क्वेश्चन जो होगा, कोई भी क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर ऑब्वियसली क्वेश्चन टेक्स्ट होगा। सिमिलरली उसके अंदर ऑप्शंस होंगे, तो हम कह देते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और इसके अंदर कुछ रोज को ऐड कर लेते हैं। ऐड रो आफ्टर, ऐड रो आफ्टर, ऐड रो आफ्टर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और लास्ट पे हम ये डिनोट करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कह देता हूँ करेक्ट आंसर, या करेक्ट ऑप्शन कह लेते हैं इसको, करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन कब क्रिएट किया गया था? अब ये क्रिएटेड एट लिखने का मकसद ये होता है कि आप एक लॉग रख सको कि हर चीज़ का रिकॉर्ड कब कब बना है। ठीक है, इट्स गुड प्रैक्टिस। ठीक है, आप ये डाल सकते हो अंदर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्रिएटेड एट। ठीक है, लेकिन हम ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन इस क्विज को कैसे बिलोंग करता है, या क्विज और क्वेश्चन में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, रिलेशनशिप हमें, अगर हम अपनी कंसेप्चुअल डायग्राम देखें तो हमें पता है कि अ क्विज, एक सिंगल क्विज कैन हैव मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, हम अपनी जो एरो है वो तो ऐड कर लेते हैं। हम कह देते हैं इस पर क्लिक करके जी कि जो एक क्विज है हमारा उसके अंदर बहुत सारे जी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन हम ये कैसे डिनोट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन क्विज किस क्विज को बिलोंग करता है? तो अगेन हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम कहेंगे क्वेश्चन टेक्स्ट के अंडर इधर लिख देंगे हम क्विज आईडी और इसको लगा देंगे फॉरेन की। तो इसका अब क्या बनेगा जी, आपका डेटा कैसे फॉर्म होगा? लेट से अगेन हम यहाँ पे डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, हम कह देंगे जी कि एक क्विज है जिसकी आईडी 1 है, उसका नाम है सूरह फातिहा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, लेट से उसका टेक्स्ट है टोटल आयत इन सूरह फातिहा। ठीक है, और क्विज आईडी की जगह हम 1 लगा देंगे। अब हमें पता लग गया इस रिकॉर्ड से कि ये क्वेश्चन जो है ये
उस क्विज़ को बिलॉन्ग करता है जिसकी क्विज़ आईडी 1 है। तो जो क्विज़ आईडी 1 है, यहाँ पे वो फॉरेन की है, इसका मतलब ये है कि वो क्विज़ के टेबल में कहीं न कहीं प्राइमरी की है। तो कुछ इस तरह से इनका दरमियान रिलेशनशिप बनेगा कि जो क्विज़ है जिसकी आईडी 1 है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये है। ठीक हो गया? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि फ़ॉरेन की हम क्यों यूज़ करते हैं। फ़ॉरेन की हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिनोट कर सकें कि एक रिकॉर्ड जो है वो किस दूसरी एंटिटी से रिलेट करता है। ठीक हो गया? सो ये थी जी आपकी बेसिक लेवल पे हमारी एप्लीकेशन की डेटाबेस डायग्राम। ठीक है, अगर आपने इसको कलर करना है, आप इसको फर्दर ऑन कलर कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्यारा करने के लिए। और इसको और वाज़े तौर पे अगर आपने विजुलाइज करना है तो आप ऐसे कह सकते हो कि वन क्विज कंटेन्स मैनी क्वेश्चंस। तो आप इस साइड पे भी एरो को यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि वन क्विज कंटेन मैनी क्वेश्चंस। ठीक है, a quiz one quiz can be attempted by many times by a user। तो अगेन इसको भी आप कर सकते हो, यहाँ पे वन कर सकते हो। उम, 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 कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया? सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसको फर्दर ऑन आप और भी इम्प्रूव कर सकते हो। और इम्प्रूव इसको आप किस तरह करोगे कि आप डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक टॉपिक है इसके बारे में सर्च करें और उसको अपनी डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आप देखें कि आप डेटाबेस को अच्छे तरीके से नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो। अगर आपको मैं बेसिक टिप एक दूँ तो वो ये होगी कि कहीं पे भी अगर आपको एट्रीब्यूट में लगता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो उस एट्रीब्यूट को आप एक अलग टेबल के अंदर लिख लो। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान के चलते हैं क्विज़ के अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि हर क्विज़ की कोई ना कोई कैटेगरी होगी। तो लेट्स से मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी क्विज़ है उसकी कोई ना कोई कैटेगरी है। ठीक है, मतलब कि क्विज़ का नाम है सूर्य फातिहा, तो ऑब्वियसली इसकी कैटेगरी होगी कुरान। ठीक है, लेकिन बेसिक लेवल पे हमें पता है कि अगर हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। कुरान हो सकता है, सुन्ना हो सकता है, हदीस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो जब भी आपको लगे कि आपके एट्रीब्यूट के अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है ना, तो उसको आप अलग कर लो। ठीक है, अलग करने से मुराद ये है कि आप सिंपली इसको यहाँ से डिलीट करोगे और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आके एक कैटेगरी टेबल बना लेंगे। ठीक है, अब कैटेगरी के अंदर क्या है, कैटेगरी का ऑब्वियसली नेम है सिंपल। ठीक है, या इसको सिंपल आप कैटेगरी नेम भी कह सकते हो। हर कैटेगरी जो है किसी क्विज़ की तरफ बिलोंग करती है, रिलेट करती है, तो हम यहाँ पे क्विज़ आईडी लिख देंगे। अगेन आई होप कि अब तक समझ आ गई होगी कि अगर ये बिलोंग कर रही है तो यहाँ पे हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नीचे से जो चीज़ें हैं इनको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक हो गया? सो डिलीट रो और सिमिलरली डिलीट रो, लेकिन मैं यहाँ पे लास्ट पे क्रिएटेड एट लिख देता हूँ। ठीक है, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा कि हर क्विज़ की कोई ना कोई एक कैटेगरी होगी, स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी। तो इनका रिलेशनशिप हम डिफाइन कर लेते हैं। वन एंड ओनली वन क्विज, ईच क्विज बेसिकली विल हैव वन एंड ओनली वन कैटेगरी। तो हर क्विज की एक कैटेगरी होगी, वन एंड ओनली वन। ये जो डबल वन है ये एक्सप्लिसिटली ये बताता है कि वाज़े तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी हर क्विज की हो सकती है। ठीक हो गया? तो इसी तरीके से अब आप देखो, आप इन ऑप्शंस को भी अलग कर सकते हो। ठीक है, आप एक ऑप्शंस टेबल बना सकते हो, उसके अंदर ऑप्शंस डाल सकते हो और एक करेक्ट ऑप्शन डाल सकते हो। अगेन आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का है। इसके रूल्स आप पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करें। हमारे केस में इतनी डेटाबेस डिज़ाइन इनफ है, तो इसको हम स्क्रीनशॉट करते हैं अभी। स्क्रीनशॉट,
तो डायग्राम को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है। इंटरफेस डिज़ाइन इज़ बेसिकली आपका फ्रंट एंड जो आपको शो होता है। वेब के केस के अंदर इसको वेब डिज़ाइन कहते हैं, मोबाइल के केस के अंदर इसको मोबाइल डिज़ाइन कहते हैं। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहेंगे। ठीक हो गया। ये बेसिकली स्क्रीनशॉट्स होंगी कि आपकी एप्लीकेशन वाज़े तौर पे आँखों से जो यूज़र बैठा है उसको किस तरह की नज़र आएगी। इसको देखो, अगर तो आप लोगों ने खुद बिल्ड करना है जो कि अच्छी चीज़ है, आप टाइम लगाएं, थोड़ा सा डिज़ाइन सीखें और फिग्मा के ऊपर इसको आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, स्टेप्स वही होंगे आपके कि आपने जैसे अपनी डेटाबेस को पहले कॉन्सेप्चुलाइज किया था कुछ इस तरीके से, वैसे ही आप अपने डिज़ाइन को कंसेप्चुलाइज करें। मतलब कि आप एक्सकालीड्रो के ऊपर जाएं या फिर पेंट के ऊपर जाएं और वहाँ पे छोटी छोटी रफ डायग्राम्स पहले बनाएं कि आपकी एप्लीकेशन जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर एक फॉर्म होगा। ठीक है, फिर इसी रफ डिज़ाइन को आप अच्छे के अंदर कन्वर्ट कर लें फिग्मा के ऊपर आके। फिग्मा एक टूल है जो आपको डिज़ाइनिंग की कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर देगा। आपको ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और यूज़ करके आप अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। लेकिन प्रॉबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन एक आपके पास ये होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन के रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनको इंटरनेट के ऊपर फाइंड करें। अब आपने वो कैसे फाइंड करनी है? आपने सिंपली, लेट से हम जेमिनाई के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल के ऊपर कि हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई हमें वेब ऐप मिलती है कि नहीं मिलती। लेट से यहाँ पे हमारे पास एक दावत इस्लामी की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये तो डाउनलोडेबल है, इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन मिल गई है जो इस्लामिक क्विज़ गेम है। ठीक है, आप MCQ स्पेस यहाँ पे आंसर कर सकते हो, हमारे से बहुत ज़्यादा मैच करती है। ठीक हो गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो नाम वगैरह चेंज करके। नाम वगैरह आप कैसे चेंज करोगे? आप कहीं पे भी आके यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट के ऊपर जाएं और इंस्पेक्ट के ऊपर जाने के बाद अब जिस तरह हमें पता लग रहा है कि ये एक इमेज एलिमेंट है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से नोड को डिलीट कर सकता हूँ। सो सिंपली एडिट एज HTML। इस नोड को प्रॉपर्ली आप डिलीट कर दें और यहाँ पे एक डिव ऐड कर दें, ऑनलाइन इस्लामिक क्विज क्विज। ठीक है, जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, कहीं पे भी बाहर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑनलाइन इस्लामिक क्विज नज़र आ गया। अब इसको अगर मैंने डिज़ाइन करना है फर्दर तो मैं इसी डिव को सिलेक्ट करके स्पेसिफिकली एलिमेंट डॉट स्टाइल के ऊपर आके इसको स्टाइल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल का हो। ठीक है, इसी तरीके से जो इसका लेट से जो कलर है वो रेड हो जाए। ठीक है, तो ऊपर आप चेंजेस देख सकते हो कि हो रहे हैं। इसको थोड़े फॉन्ट स्टाइल को और बड़ा कर देते हैं ताकि वाजे हो जाए आपको चीज़ें कि चेंज हो रही हैं। फिर आप इसकी एट दिस स्टेज स्क्रीनशॉट लेके ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपने इस तरह के वेबसाइट को ढूंढना है जो आपको 4-5 स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करने की इजाज़त दे दे। तो यहाँ से कॉपी करके आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब ऑब्वियसली इन मैनी केसेस आप लोगों की जो एक्चुअल एप्लीकेशन होगी उसका डिज़ाइन इस तरह का नहीं होगा। ठीक है, एट दिस स्टेज आप ये पिक्चर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग खुद डिज़ाइन नहीं करना चाह रहे, और जब आपकी फिर एप्लीकेशन बन जाएगी आप तब उस एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट्स लेके फाइनल रिपोर्ट के अंदर चेंज कर सकते हो इंटरफेस डिज़ाइन को। ठीक है, सो ओनली यूज़ दिस अप्रोच अगर आप अभी डिज़ाइन नहीं कर रहे और अभी अगर आप डिज़ाइन फेज़ के अंदर हो। जब आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड कर लोगे तो आपने उसी की स्क्रीनशॉट ऐड करनी है फाइनल रिपोर्ट के अंदर। तो ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। सो आई होप कि आज का लेक्चर जो है ख़ास तौर पे डेटाबेस डिज़ाइन का आपको समझ आ गया होगा और अब आप अपनी अच्छे से डेटाबेस डिज़ाइन भी बिल्ड कर लोगे और इंटरफेस डिज़ाइन की भी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसका यूज़ कर लोगे। अगर आप लोगों को आपकी रिलेटेड एप्लीकेशंस नहीं मिल रही ना तो आप लोग सिंपली अपनी कॉपी करें इसको। और बेहतर ये है कि जेमिनाई से भी बेटर ऑप्शन ये होगा कि आप गूगल के ऊपर जाएं, AI मोड के ऊपर जाएं और यहाँ पे आके लिखें, सारी डिस्क्रिप्शन दे दें अपने प्रोजेक्ट की। फाइंड मी रिलेटेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स।
तो ये आपको वेबसाइट्स जो सा है ढूंढ के दे देगा। ठीक है, जिस तरह इसने ये दे दी है, तो ये ओपन हो गई है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। ठीक है, अगेन अगर आपने चेंजेस करने हैं तो आप इसी तरह करोगे। यहाँ पे इस्लामिक लिखा हुआ है। अब अगर ये टेक्स्ट है जो कि मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऑनलाइन इस्लामिक क्विज़ एप्लीकेशन। ठीक हो गया। जो नोड आपका पिक्चर का होगा उसको आप डिलीट कर दें और उसकी जगह टेक्स्ट लिखते हैं। एट दिस स्टेज आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगेन याद रखें, जब आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी तो आपने उसकी स्क्रीनशॉट लेके फाइनल रिपोर्ट के अंदर फिर चेंज कर देनी है। ठीक हो गया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।